हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सुमन बेजल और आज हम आपका लिटरेरी मूवमेंट्स में डिस्कस करने वाले हैं न्यो क्लासिसिज्म को लेके यहाँ पे। तो आखिर आपका न्यो क्लासिसिज्म है क्या चीज? न्यो क्लासिसिज्म का सीधा मतलब है आपका इमिटेशन ऑफ एंशिएंट ग्रीक एंड रोमन आइडियल्स। ये वो वैल्यूज हैं जो न्यो क्लासिस बोल रहे थे कि उन वैल्यूज को वापस लेकर आओ जो ग्रीक और रोमन लिटरेचर को टाइमलेस बनाते थे। क्या थी वो वैल्यूज? वो वैल्यूज थी आपकी ऑर्डर, बैलेंस और लॉजिक। तो इनको ये वापस लाना चाह रहे थे। अब हुआ क्या था कि जो रेनेसा राइटर्स थे ना, वो अपने पैशन में बह गए और अपनी भावनाओं में बहने बहने के चलते उन्होंने क्या किया, जैसे डॉक्टर फॉस्टस, हैमलेट, किंग लियर, ये सब कैसे कैरेक्टर्स हैं? ये सारे वो कैरेक्टर्स हैं जो बहुत ही इम्पल्स ड्रिवन है ना, इम्पल्सिव डिसीजंस लेते थे। तो नियो क्लासिस्ट ने कहा कि इमोशंस तो होना ठीक बात है, जरूरी भी है, पर उनकी सबकी एक लिमिट होनी चाहिए। तो लिटरेचर का काम डिसिप्लिन सिखाना है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप यहाँ पे पोप के कुपलेट्स को देखोगे तो आप इतने मेजर्ड कुपलेट्स हैं वो कि ऐसा लगता है कि जैसे कंपास या स्केल के साथ में मेजर करके लिखे गए हो। तो यही चीजें आपको यहाँ पे ध्यान में देनी है। पीरियड का बात करें तो आपका जो न्यू क्लासिसिज्म पीरियड वाला है, ये 1660 से और 1798 के पीरियड को आपके न्यू क्लासिसिज्म बोला जाता है। तो जो क्या क्या है, रिस्टोरेशन से अगस्तन से एज ऑफ जॉनसन वाला पीरियड जो है, ये टाइमलाइन लिटरेचर को एक स्मूथ जर्नी में दिखाती है। जैसे आपका जो रिस्टोरेशन है, अब रिस्टोरेशन कहां से स्टार्ट हुआ था आपका? इट बिगैन फ्रॉम 1660 से 1700 में ये आपका स्टार्ट हुआ था। इस टाइम पे क्या हुआ था? थिएटर्स वगैरह को वापस ओपन कर दिया गया था, दे केम बैक। फैशनेबल सोसाइटी, वेट, बोल्ड कॉमेडी, ये सारे के सारे आपके वापस आ गए थे। और ये रिस्टोरेशन कॉमेडी के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर्स कौन थे आपके? विलियम विचरली, विलियम कॉनग्रीव, है ना, इनका ये फेमस हुए थे, इनकी कॉमेडीज फेमस हुई थी। तो क्या वाइब थी? ग्लैमर के साथ में सरकाजम प्रोड्यूस किया इन लोगों ने। फिर आता है आपका ऑगस्टन एज। कौन सा एज आपका ऑगस्टन एज है? फ्रॉम 1700 टिल 1758 आपका यहाँ पे ऑगस्टन एज कहलाया जाता है। ये आप थोड़ा सा और इसको फिक्स कर लो तो आप 1750s में कह सकते हो यहाँ पे। ये आपका ऑगस्टन एज हो गया। तो ये पूरा जो टाइम लाइन था, ये पोप और स्विफ्ट के रिपब्लिक के लिए जाना जाता है। सटायर का गोल्डन एरा बोला जाता था इसको। पॉलिटिक्स, वेनिटी, सोसाइटी सब रोस्ट हो रहे थे इस टाइम पे। फिर आता है आपका एज ऑफ जॉनसन। अब ये एज ऑफ जॉनसन कौन सी एज है? 1750 से 1798 का जो टाइमलाइन है, ये आपका एज ऑफ जॉनसन है, जहां पे क्रिटिकल थॉट्स, एसेज और मॉरल गाइडेंस पॉपुलर हुए थे। और कौन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पाइनियर है इस एज का? सैमुअल जॉनसन, एडमंड बर्क, बॉसवेल, जेम्स बॉसवेल, ये राइटर्स आपके एज ऑफ जॉनसन के से बिलोंग करते हैं। तो 1660 से 1798 तक लिटरेचर एक ही बात को रिपीट करता गया, और वो क्या था? ऑर्डर, बैलेंस और आपका तमीज कह लो आप, है ना, द वे यू बिहेव। ठीक है, तो ये सारी चीजों को यहाँ पे देखना है एक बार आप यहाँ पे। अब ये बोल रहे हैं कि लिटरेचर एम्फसाइज्ड ऑर्डर, रीजन, डेकोरम, बैलेंस, क्लैरिटी। तो नियो क्लासिकल राइटिंग का गोल क्या था? टू टीच एंड टू रिफाइन। तो वैल्यूज में क्या बात करना चाहते हैं? जब ये वैल्यूज की बात कर रहे थे तो वैल्यूज में इन्होंने बोला कि लॉजिक को डालो, मतलब रीजनिंग अबव इमोशंस। भावनाएं भावनाएं फीलिंग्स वगैरह सब ठीक है, लेकिन इनसे ऊपर लॉजिक आना चाहिए। डेकोरम, कब क्या कैसे लिखना चाहिए, ये आपको स्टाइल यहाँ पे देखना है कि कब किस चीज को कैसे लिखोगे आप यहाँ पे। फिर इन्होंने बोला आपका यहाँ पे बैलेंस। अब बैलेंस में क्या मेंशन करोगे? थॉट और स्टाइल, ये दोनों आपके मेजर्ड होने चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे बैलेंस हो गया। अब क्लैरिटी का बात करो, क्लैरिटी में क्या आता है आपका यहाँ पे? तो देखो, क्लैरिटी के लिए इन्होंने बोला था कि कोई कंफ्यूजन को रिप्रेजेंट मत करो, कोई भी एम्बिगुअस चीज को मत लिखो, कोई ओवर ड्रामेटिक लाइंस का यूज मत करो। और कंट्रोल, अब कंट्रोल भी यहाँ पे इन्होंने बात की थी। कंट्रोल में मतलब सब चीज, आपके इमोशंस, भावनाएं और इन सबको नीट एंड क्लीन रखो, टाइडी रखो, यहाँ पे घचपच मत करो यहाँ पे। तो जैसे आपके पोप ने एक लाइन लिखी थी आपको, अगर आपने उनका टेक्स्ट पढ़ा होगा, नो दाई सेल्फ, प्रिज्यूम नॉट गॉड टू स्कैन। तो ये आपका क्या, एक परफेक्ट सिमेट्री है, परफेक्ट मॉरल लेसन इन्होंने दिया है। एकदम नाप तोल के एक ही सेंटेंस में, छोटे से फ्रेज में, बहुत बढ़िया इन्होंने मॉरल वेल लेसन दिया आपको यहाँ पे। तो आप भी ये सारी चीजों को यहाँ पे ध्यान में रखो यहाँ पे कि न्यू क्लासिकल राइटिंग्स गिव्स द सेम नीट मेंटल कंफर्ट। ठीक है, वही आपको एक शॉर्ट एंड क्रिस्प फॉर्मेट में अपने बात को कह जाना। बात कर रहे हैं रिएक्शन अगेंस्ट द एक्सेस ऑफ रेनेसा इमेजिनेशन।
क्या मतलब है? अब रेनेसां में जो कैरेक्टर्स थे ये अपनी हर चीज को एक्सट्रीम्स तक लेके जाते थे। जैसे डॉक्टर फॉस्टर्स हो गए, वो हेवन को छोड़कर डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं क्योंकि उनको नॉलेज एक्सेस में चाहिए होती है ना, जरूरत से ज्यादा। हैमलेट ओवर थिंकिंग से अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर लेता है। तो नियो क्लासिस ने क्या बोला इस लाइन के थ्रू कि सोसाइटी को स्टेबिलिटी चाहिए, शेक्सपियर लेवल का मेल्टडाउन नहीं चाहिए इनको। तो इन्होंने इमेजिनेशन को डिसिप्लिन, रूल्स और लॉजिक में बांधा, और ये सारी यहाँ पे बात करना चाह रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो एनलाइटनमेंट आ रहा था, रीजन का एरा, तो लिटरेचर को भी कंट्रोल्ड इंटेलिजेंस चाहिए था उस टाइम पे। अब इसका बैकग्राउंड समझो कि ये कैसे डेवलप हुआ था। तो रिस्टोरेशन ऑफ चार्ल्स सेकेंड इन 1660 इट लेड टू द रिवाइवल ऑफ आर्ट्स एंड थिएटर्स। अब प्योरिटन रूल ने थिएटर को सिंफुल बोला था, मतलब ये पाप है। प्योरिटन्स इसी चीज को मानते थे कि फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट सब पाप है। तो ये सब स्टेजेस वगैरह, आपके ड्रामास वगैरह सब बंद कर दिए गए थे। तो चार्ल्स सेकंड ने आते ही बोला ओपन एवरीथिंग, इंग्लैंड को एंटरटेनमेंट चाहिए, और इसीलिए थिएटर्स फिर से वापस ब्लूम पे थे, वापस फ्लरिश कर रहे थे। पर इस बार कैसे इन्होंने अपना थीम्स वगैरह रखा, शार्प विट, स्कैंडल्स, फ्लर्टेशन, मैनर्स। जैसे आपका विलियम कॉनग्रीव का द वे ऑफ द वर्ल्ड और विलियम विचर्ली का द कंट्री वाइफ। तो ये एग्जाम्पल्स है आपके इस शार्प विट और इस कॉमेडीज वगैरह के, या फिर रिस्टोरेशन कॉमेडीज का नाम इनको दिया जाता है। फिर बोलते हैं ये ग्रोथ ऑफ साइंस, न्यूटन, रैशनल फिलोसॉफी एंड एनलाइटनमेंट। तो न्यूटन ने जब ग्रेविटी, मोशन और लाइट एक्सप्लेन कर दिया, तब दुनिया को लगा कि अगर नेचर रूल्स फॉलो करती है तो लिटरेचर भी तो करे। तो जॉन लॉक ने माइंड को ब्लैंक स्लेट बोल दिया, मतलब रीजन सब कुछ बिल्ड करता है। तो ये साइंटिफिक एनर्जी ने लिटरेचर को थोड़ा रैशनल, मैथडिकल और प्रिसाइज बनाया। आप ये सोचो यहाँ पे, है ना, कि आप कुछ कुछ चीज सोच समझ के अपना दिमाग लगा के कुछ सोच रहे हो, लेकिन आप सिर्फ बोल देने से तो उस बात का यकीन नहीं हो जाएगा ना यहाँ पे कोई, तो प्रूफ चाहिए। तो आपको अगर कोई चीज बात करनी है, अगर आपको अपनी बात मनवानी है, तो यू नीड टू हैव अ प्रूफ, प्रूफ के साथ में बोलो। और यही नया मंत्रा भी था उस टाइम पे। साइंटिफिक आपके जो एक्सप्लेनेशन है ये सब प्रूफ मांगते थे अपनी बात को मानने के लिए। रैपिड राइज ऑफ प्रिंट कल्चर, कॉफी हाउसेज एंड न्यूज़पेपर्स। तो कॉफी हाउसेज, अब ये कॉफी हाउसेज आपकी कॉफी पीने वाली जगह नहीं है सिर्फ, आप एक तरह से यूं मान लो कि ये आपके 17वीं सेंचुरी का ट्विटर और यूट्यूब कमेंट सेक्शन था, जहां पे ये कॉफी हाउसेज के नाम पे कैफे में लोग बाग बैठते थे, पब्लिक डिबेट होते थे वहां पे, पॉलिटिकल गॉसिप्स होती थी, पोएट्री रीडिंग होती थी, और ऐसे कल्चर भी था वहां पे, जहाँ पे आपके पीरियोडिकल्स वगैरह होते थे ना, वो पब्लिश होते थे, तो उनको कॉपीज वगैरह लाके वहां पे लाउडली रीड किए जाते थे। तो प्रिंट मीडिया ने ओपिनियन शेपिंग का पावर क्रिएट किया, इसीलिए लिटरेचर पब्लिक टेस्ट पर डिपेंड करने लग गया। अब आप देखो, आज के स्टूडेंट्स वगैरह मीम्स और रील्स से पॉलिटिकल आइडियाज बना लेते हैं। यहाँ पे कोई मीम उन्हें अच्छी लगी तो वो मतलब उसको क्रॉस चेक भी नहीं करते हैं। तो तब लोग उस टाइम पे पैम्फलेट और न्यूज़पेपर, कॉफी हाउसेस, कन्वर्सेशन से सोसाइटी को जज करते थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ऑलराइट, अब आप नेक्स्ट आओ, पॉलिटिकल टर्बुलेंस का बात करें यहाँ पे। तो इट सेड ग्लोरियस रेवोल्यूशंस ऑफ 1688, फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। अब ये कौन से पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर रहा है? इट इज टॉकिंग अबाउट ये जो आपके विग्स और टोरीज थे, विग्स वर्सेस टोरीज, ये इनके बारे में यहाँ पे आपका बात कर रहा है यहाँ पे। अब हुआ क्या था? तो ये आपका विग्स वर्सेस टोरीज, ये प्रॉपर पॉलिटिकल ड्रामा था। मोनार्की वर्सेस पार्लियामेंट, ये एक कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। तो लिटरेचर ने इसको सटायर बनाकर रोस्ट किया। स्विफ्ट ने गुलिवर्स ट्रेवल में पॉलिटिकल ईगो को मिरर के जैसे प्रेजेंट किया हुआ है, अगर आप देखोगे तो जो आपके सोसाइटी में आपका कंटेम्पररी प्रेवलेंस कर रहा था, वही चीज तो यहाँ पे बात चल रही थी यहाँ पे, है कि नहीं है? ठीक है, अब नेक्स्ट आओ, सोशल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। तो देखो, सोसाइटी वैल्यूड मैनर्स, सिविलिटी, विट एंड सोशल करेक्टनेस। तो क्या मतलब है इस लाइन का? न्यो क्लासिकल पीरियड को सोशल प्रेशर बहुत इंटेंस था उस टाइम पे। पोलाइट दिखो, स्मार्ट बोलो और अपनी तमीज रखो। तो इसलिए लिटरेचर में भी रिफाइंड विट और सोशल परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, तो जैसे आप रिस्टोरेशन कॉमेडीज में आप एलिट क्लास के मैनरिज्म को एक्सपोज करते हुए देखोगे, तो ये मेजर थीम्स वगैरह थी जहाँ पे जो इंक्लूड हुई थी। फिर आता है ग्रोथ ऑफ द मिडिल क्लास डिमांडेड रियलिस्टिक प्रैक्टिकल लिटरेचर। अब जो न्यू मिडिल क्लास रीडर्स के को रियलिस्टिक एडवाइस चाहिए थी उस टाइम पे ना, ये जो न्यू मिडिल क्लास थी, इनको ये फालतू के बुकिश लैंग्वेज नहीं चाहिए थी। तो अब इसका आउटकम क्या हुआ? जो एसेज, न्यूज़पेपर्स, मॉरल गाइडेंस और सोशल ऑब्जर्वेशन वगैरह थी, वो अब आपके प्रैक्टिकल गाइडेंस के ऊपर बेस्ड ऑन थे। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो,
एडिसन और स्टील का द स्पेक्टेटर मिडिल क्लास की डेली बाइबल बन गया था, क्योंकि ये अपने पीरियोडिकल में जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज वगैरह प्रिवेल कर रहे थे उनको मेंशन कर रहे थे। ठीक है, तो ये आपको यहाँ देखना है। फिर इन्होंने बोला कि सटायर बिकेम डोमिनेंट ड्यू टू करप्शन, मॉरल डिके एंड वैनिटी को लेके। अब पॉलिटिकल डिसेप्शन, फेक मैनर्स और लालच, ये सब एक्सपोज करने का बेस्ट टूल क्या बना? सटायर। सटायर के थ्रू ये सारी चीजें की जाने लगी यहाँ पे। जैसे जॉनथन स्विफ्ट का आपका क्या हो गया, आपका मॉडेस्ट प्रपोजल कर लो, ये आपका बहुत ही शानदार यहाँ पे आपका सटायर था, प्रपोजल। ठीक है, तो ये डार्केस्ट सटायर भी कंसिडर किया जाता है यहाँ पे। वो आपके आयरिश में आपका आयरलैंड का वो एग्जांपल दिया था ना कि बच्चों को खा जाओ उनके, तो वो आपका यहाँ मॉडेस्ट प्रपोजल में लेकर आया था। पोप का द रेप ऑफ लॉक, वेयर सोसाइटी का एलिगेंट रोस्ट किया गया कि कैसे एक छोटी सी इशू को बहुत बड़ा पतंगड़ बना दिया जाता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे इनका मेन थीम्स आपकी प्रिवेल कर रही थी। फिर ये बोल रहे हैं अर्बन लाइफ एंड पब्लिक डिस्कोर्स शेप लिटरेरी टेस्ट। तो लंदन की एनर्जी, मतलब बिजी स्ट्रीट्स थी, स्कैंडल्स थे, गॉसिप से भरी हुई थी, तो इन सब ने लिटरेचर को एक फास्ट, शार्प और विटी कॉन्टेक्स्ट दिया। पोइट्री से ज्यादा प्रोज और जर्नलिज्म पर फोकस किया गया, ये ज्यादा पॉपुलर हुए थे आपके उस टाइम पे। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है आपके इस मूवमेंट के? पहला देखो, एम्फसाइज ऑन रीजन ओवर इमोशन। नियो क्लासिकल राइटर्स दिमाग को दिल से ऊपर रख रहे थे, फीलिंग्स, भावना, इमोशंस ये सब साइड में रख दी थी। तो लॉजिक, क्लैरिटी और रैशनल थिंकिंग सबसे इंपॉर्टेंट थे उनके लिए। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देखो, पोप ने बोला व्हाट रीजन वीव्स बाय पैशन इज अनडन। तो यानी इमोशंस तो ठीक है, पर स्टीयरिंग व्हील रीजन के हाथ में होना चाहिए। तो ये मूवमेंट रेनेसां के ओवर इमोशनल हीरोज का अपोजिट था, उसको अपोज करके बना था। फिर आता है यहाँ पे बैलेंस, सिमेट्री, ऑर्डर इन स्टाइल एंड स्ट्रक्चर। तो इनकी राइटिंग ऑलमोस्ट आर्किटेक्चरल जैसी लगती है। फ्रेजेस बहुत ही बैलेंस्ड थे, इनके आइडिया सिमेट्रिकल थे और सेंटेंसेस वगैरह मेजर्ड थे। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, ड्राइडन के कुपलेट्स परफेक्ट लेफ्ट राइट बैलेंस जैसे जैसे मेजर्ड स्केल के जैसे यहाँ पे इन्होंने मेंशन किए थे। स्ट्रक्चर कैसे? क्लीन, स्ट्रेट और पोलाइट है यहाँ पे, है ना। पॉइंट टू पॉइंट इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया था, कोई भी आपको एक्स्ट्रा एग्जैजरेशन नहीं मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखो आप, एक सेकंड देखो प्लीज, एक्सक्यूज मी फॉर अ मिनट। अब आप यहाँ पे थर्ड पॉइंट को देखिए, स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन रूल्स, डेकोरम, मॉरल करेक्टनेस को लेके। तो क्लासिकल रूल्स क्या है? अरिस्टोटल और आपके हॉरेस के ऊपर बेस्ड ऑन है। तो ये क्लासिकल रूल्स इन दोनों के, आपके अरिस्टोटल और हॉरेस की रूल के ऊपर, आपके इनकी रूल बुक के ऊपर पूरे बेस्ड ऑन थे। ठीक है, तो मतलब डिकोरम का मतलब क्या है? डिकोरम का मतलब है कि सब्जेक्ट के हिसाब से स्टाइल होना चाहिए। तो एपिक का स्टाइल कैसा होएगा? सीरियस टोन होगा। कॉमेडी का कैसा होएगा? लाइट टोन होएगा। और सटायर का कैसा होएगा? मॉरल शार्पनेस के साथ होगा। तो जो बात जिस जगह फिट हो वो उसको वहीं पे बोलो आप। फिर बोल रहा है लिटरेचर डिजाइन टू करेक्ट सोसाइटी थ्रू सटायर। तो न्यू क्लासिकल राइटर्स अपने आप को टीचर प्लस मॉरल रिफॉर्मर समझते थे। तो सोसाइटी करप्ट हो, मैनर्स फेक हो, पॉलिटिक्स मैसी हो, तो राइटर्स उनको क्या करेंगे? उनके ऊपर सटायर बता रहे हैं, उनके ऊपर वर्क करके उन्हें सुधारने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जॉनथन स्विफ्ट का जो मॉडेस्ट प्रपोजल है, इट वॉज अ डार्क सटायर ऑन ब्रिटिश क्रुएलिटी। ठीक है, जहां पे वो आयरलैंड में जो आपके भुखमरी चल रही थी उसके ऊपर कुछ आपका एक्शन नहीं लिया जा रहा था, तो उसके ऊपर सटायर था। फिर आ जाता है आपका पोप का द रेप ऑफ लॉक, विच इज एन एलीट वेनिटी, उसका आपका कॉमिक टेक डाउन है यहाँ पे आपका, है ना। फिर आप देखो इंपॉर्टेंस ऑफ जनरल ट्रुथ नॉट इंडिविजुअल फीलिंग्स। तो रोमांटिक्स माई फीलिंग्स माई पेन लिखते थे। न्यू क्लासिकल राइटर्स ने यूनिवर्सल ट्रुथ पर फोकस किया। ह्यूमन नेचर, मोरालिटी, सोसाइटी, मैनर, जो यूनिवर्सल थीम्स है उनके ऊपर बात कर रहे थे। जैसे कि पोप ने बोला था टू एर इज ह्यूमन, ये इंडिविजुअल नहीं बल्कि ये पूरे ह्यूमैनिटी का सच्चाई है कि भाई इंसान से ही गलती होती है यहाँ पे। फिर है डायरेक्टिव पर्पस टू टीच, गाइड एंड रिफॉर्म। तो इनके राइटिंग्स का मॉरल डायरेक्शन बहुत ही क्लियर होता था, सही क्या है, गलत क्या है, सोसाइटी को कैसे बिहेव करना चाहिए। तो ये आप इसको देख लो कि लिटरेचर को यहाँ एक टीचर की तरह बताया गया, जो आपको सिखाती भी है और सुधारती भी है। फिर आता है आपके यहाँ पे फिलोसॉफिकल फाउंडेशंस को देखो आप, यहाँ पे बोला गया है कि एनलाइटनमेंट, रैशनलिज्म, फेथ इन लॉजिक एंड साइंटिफिक मेथड। तो न्यूटन, जॉन लॉक और बेकन के जो आइडियाज थे इस टाइम पे वो डोमिनेट कर रहे थे। क्या बोल रहे थे वो? ट्रुथ,
सच्चाई क्या है, वो आपकी रीजन और ऑब्जर्वेशन है। इसीलिए लिटरेचर में भी लॉजिक और क्लैरिटी आ गई। तो जैसे साइंस का सोचना होता है, वैसे ही लिटरेचर में उसका लिखना हो गया इक्विवेलेंट में। फिर ये बात कर रहे हैं ह्यूमन नेचर इज यूनिवर्सल एंड कांस्टेंट। अब ये उनका बिलीफ था, न्यू क्लासिकल राइटर्स था, कि इंसान हर सेंचुरी में ऑलमोस्ट सेम ही होता है। ग्रीड, प्राइड, वेनिटी, फूलिशनेस, ये सब कांस्टेंट ट्रेट्स है। इसीलिए सटायर आपको टाइमलेस लगता है, क्योंकि हर एज में आपको ये सेम थीम्स, ये सेम फीलिंग्स, ये सेम भावनाएं देखने के लिए मिलेंगी। आर्ट शुड फॉलो रूल्स एंड मॉडल्स ऑफ क्लासिकल एंटिक्विटी। अरिस्टोटल का पोएटिक्स, हॉरेस का आर्ट्स पोएटिका, ये उनकी बाइबल जैसे थे। आर्ट क्या है? क्राफ्ट और डिसिप्लिन है आपका। तो पोप ने अपने क्लासिकल मॉडल्स को अडॉप्ट करके हीरोइक कुप्लेट्स को बहुत ही परफेक्शन के तौर पे बनाकर दिया। मॉरल पर्पस, लिटरेचर मस्ट इंप्रूव सोसाइटी। तो इन राइटर्स के लिए लिटरेचर सिर्फ एंटरटेनमेंट का जरिया नहीं था, सोसाइटी का मिरर और करेक्शन की मशीन बना। तो सोसाइटी में आपके जो राइटर्स थे, जैसे जोनाथन स्विफ्ट है, उन्होंने सोसाइटी को शॉक करके जगाया। पोप ने पोलाइट तरीके से यहाँ पे अपने सटायर्स को रिप्रेजेंट किया, क्रिटिसाइज किया। बिलीफ इन सोशल हायरार्की एंड ऑर्डर, सोसाइटी का स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए। किंग है, किंग के बाद नोबल्स आते हैं, फिर मिडिल क्लास आती है, फिर पुअर आती है। हर ग्रुप का एक अपना रोल होता है। केओस से सोसाइटी टूट जाती है, इसीलिए ऑर्डर और डिसिप्लिन पर एम्फसाइज किया गया। अब भाषा का बात करेंगे, लैंग्वेज स्टाइल का बात करेंगे यहाँ पे, तो इसकी लैंग्वेज बहुत ही पॉलिश, रिफाइंड और कंट्रोल लैंग्वेज थी। तो पोएट्री एक ट्रिम्ड गार्डन के जैसी मान लो, जहाँ पे हेज वगैरह सब कुछ ट्रिम होती है ना, बिल्कुल वैसे ही पोएट्री को भी लिखा गया था। कोई एक्स्ट्रा पत्ते नहीं दिखेंगे, कोई अननेसेसरी आपको इमोशन नहीं दिखेगा। हर वर्ड आपका एक परफेक्टली प्लेस जगह पे इन्होंने यूज किया था, बिल्कुल साफ सुथरे स्टाइल में। यहाँ पे यूज ऑफ हीरोइक कुप्लेट्स, राइमिंग इन एयामिक पेंटामीटर, तो ये मूवमेंट का सिग्नेचर साउंड है। हीरोइक कुप्लेट मतलब जो आपका 10 बीट का रिदम होता है ना, पेयर राइम होता है, उनको बोलते हैं। तो जिसमें दोनों लाइंस एक सिंगल थॉट को लॉक कर देती है। जैसे पोप और ड्राइडन के आपके जो कुप्लेट्स है, ये आपके एब्सोल्यूट परफेक्शन का एग्जांपल है। सटायर में हॉरेशियन, जुवेनाइल एज की टेक्निक। अब 2 मेजर टाइप्स ऑफ सटायर्स आए थे। हॉरेशियन जो कैसा था, लाइट, ह्यूमरस और जेंटल स्कूलिंग जैसा। और पोप का, जो यहाँ पे हॉरेशियन पे किसने लिखे थे? पोप ने लिखे थे आपके सटायर्स हॉरेशियन के ऊपर। फिर आता है आपके जुवेनाइल सटायर, ये बहुत ही हार्श, बिटर और डार्क होते थे ट्विन टोन में आपके। ये किसने लिखे थे? ये आपके जोनाथन स्विफ्ट ने लिखे थे जुवेनाइल सटायर्स। तो नियो क्लासिसिज्म की आइडेंटिटी सटायर के बिना इनकम्प्लीट है। फिर बात कर रही है विट, आयरनी, बैलेंस और अफोरिस्टिक स्टाइल में। अब विट क्या है? विट इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस और ह्यूमर। आयरनी क्या है? समथिंग सैड, है ना, समथिंग सैड बट डीपर मीनिंग है जिसका, है ना, और डिफरेंट है वो, है ना। अफोरिज्म क्या हो गया आपका यहाँ पे? अफोरिज्म हो गया आपका शॉर्ट और जो पंची ट्रुथ होता है। जैसे आप समझो, यहाँ पे पोप ने बोला फूल्स रश इन वेयर एंगर्स फेयर टू ट्रेड, तो ये एक लाइन ही एक फुल चैप्टर के जैसा लेसन दे जाती है यहाँ पे, ठीक है। अब आप नेक्स्ट देखो, क्लैरिटी एंड ब्रेविटी ओवर इमोशनल ओवरफ्लो। रोमांटिक्स मेडिटेटिव, लॉन्ग इमोशनल लिखते थे, है ना। तो न्यू क्लासिस्ट बोलते थे से इट क्लियरली, से इट ब्रीफली, से इट लॉजिकली, मतलब सीधी बात करो, नो बकवास। तो ये सारी बातें की गई थी, ठीक है। प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर अ मिनट। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे सीधी बात करो, कोई फालतू की बकवास मत करो, तो इस पे फोकस किया गया। अब आप नेक्स्ट आ जाओ, मेजर जॉनरेज और फॉर्म्स डेवलप के बारे में देखो यहाँ पे। तो सबसे बड़ा इनका फॉर्म जो डेवलप किया गया था वो था, आता है इनका सटायर। अब सटायर क्या था? न्यू क्लासिकल एज में सटायर सिर्फ एक लिटरेरी फॉर्म नहीं था, वो एक सोशल करेक्टिव टूल बन गया था। राइटर्स को लगता था कि सोसाइटी अपनी वैनिटी, ग्रीड और पॉलिटिकल करप्शन में डूब चुकी है, और कोई तो आवाज चाहिए जो हंसाते हंसाते सबकी सोच को बदल सके और सच भी बोल सके। तो स्विफ्ट इस मूवमेंट के वॉरियर थे। उनका जो वर्क था स्विफ्ट का, मॉडेस्ट प्रपोजल वगैरह, ये सारे जो वर्क उन्होंने लिखे थे,
उसमें वो ब्रिटिश रूलर्स को शॉक देने के लिए इतने डार्क आइडिया प्रपोज करते हैं कि रीडर्स तक को बहुत ही शेक मतलब है ना शेक कर देने वाली उन्होंने बात यहाँ पे की है। तो स्विफ्ट का एम था एंटरटेन करना नहीं बल्कि एनलाइटन करना, जगाना कि भाई सोसाइटी में क्या चल रहा है, उस इशू के बारे में बात करना। पोप का सटायर का बात करें तो पोप का सटायर थोड़ा रिफाइंड था, एलिगेंट था। जैसे द रेप ऑफ लॉक में वो फैशनेबल लंदन सोसाइटी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो एक छोटे से लॉक ऑफ हेयर का एक छोटा सा जो बाल का टुकड़ा होता है उसको काट दिया जाता है, तो पूरी सोसाइटी में ये इंसिडेंट एक एपिक बैटल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आप ऐसे सोचो कि जैसे हमारा मॉडर्न इंस्टाग्राम हो गया, तो वहाँ पे ड्रामा जैसे ही कोई स्मॉल इशू होता है तो उसका कितना बड़ा ह्यूज रिएक्शन आ जाता है। तो ये सेम उस टाइम पे ऐसे ही बात करे जा रहे थे आपके सटायर्स वगैरह के थ्रू। तो सटायर्स में राइटर्स थोड़े लाइट मोड के थ्रू सोसाइटी को मिरर दिखाते हैं और एक डीप कट भी देते हैं, यहाँ पे शार्प विट के साथ में उसको रिप्रेजेंट करते हैं। हीरोइक कुपलेट का बात करें तो हीरोइक कुपलेट 18th सेंचुरी का सिग्नेचर रिदम था। मतलब 2 राइमिंग लाइंस होंगी और आपका 10 सिलेबल वाला बीट यहाँ पे इन्होंने बताया है। तो अलेक्जेंडर पोप इसको परफेक्शन तक लेकर गए। ये कुपलेट्स एक मिनी थॉट को कंप्लीट करते हैं, है ना। जैसे आप कोई टू द पॉइंट एकदम बुलेट पॉइंट्स अपने नोट्स बनाते हो ना, ऐसे इन्होंने अपने कुपलेट्स में अपने वर्क्स वगैरह मेंशन किए थे। तो एक लाइन आइडिया को ओपन करती है और नेक्स्ट लाइन उसको लॉक कर देती है। तो पोप के कुपलेट्स जो है ये चलते हुए ऐसे लगते हैं जैसे ज्योमेट्री का कोई परफेक्ट डायग्राम हो, कोई एक्स्ट्रा कर्व नहीं है, कोई एक्स्ट्रा इमोशन नहीं है, बहुत ही परफेक्शन के साथ में इसको बताया गया है। मॉक एपिक का बात करें यहाँ पे तो मॉक एपिक एक ब्रिलियंट इन्वेंशन था। एपिक का ग्रैंड्योर उसको एक ट्रिवियल मॉडर्न सिचुएशन पर अप्लाई करना। पर्पस क्या था, क्यों रिप्रेजेंट किया इसको, ताकि वो एक्सपोज कर सके हाउ शैलो ड्रामेटिक एंड सेल्फ ऑब्सेस्ड एलीट सोसाइटी क्या कैसे आपका बिहेव करती है और सोसाइटी कितनी शैलो बन चुकी है। तो रेप ऑफ द लॉग इसका इस आपके मॉक एपिक स्टाइल का मास्टरपीस कंसिडर किया जाता है, ठीक है, जहां पे सुपरनेचुरल मशीनरी, आपके बैटल्स और हीरोइक स्पीचेस का एक एपिक फॉर्मेट में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो रिजल्ट क्या होता है इसका, सोसाइटी की स्टूपिडिटी खुद अपने आप को एक्सपोज करती है। यहाँ पे पीरियोडिकल एसेज आए थे इस टाइम पे। तो पीरियोडिकल एसेज 18th सेंचुरी का आप यूं मान लो आपका यूट्यूब और इंस्टाग्राम का एक कंबाइंड मैगजीन था। तो एडिसन और स्टील ने अपने रोज के टॉपिक्स पर शॉर्ट एसेज लिखते थे, मैनर्स, मोरालिटी, फैशन, फ्रेंडशिप, इन सब के ऊपर सब चीज को कवर कर रहे थे। तो ये एसेज आपके मिडिल क्लास के लिए एक डेली सेल्फ इंप्रूवमेंट गाइड बन गए थे। लैंग्वेज बहुत ही सिंपल थी और टोन फ्रेंडली था। पर्पस क्या था, मॉरली अपलिफ्ट करना इनको, ठीक है। कॉमेडी ऑफ मैनर्स का बात करो तो रिस्टोरेशन फेज में अपर क्लास लंदन लाइफस्टाइल सबसे फनी एंटरटेनमेंट सोर्स था। कॉमेडीज ऑफ मैनर सोसाइटी के परफेक्ट लुकिंग लेकिन इम्परफेक्ट बिहेविंग लोगों को एक्सपोज कर रही थी। फेक मैनर्स, अडल्ट्री, गॉसिप, शो ऑफ, ये सब इन्होंने यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे इस जॉनरे में। विलियम कॉनग्रीव और विचर्ड ली के प्लेज में कैरेक्टर स्टाइलिश दिखते हैं पर मॉरली हॉलो होते हैं। तो यही चीज इन्होंने यहाँ पे दिखाई है। ये प्लेज एक तरह से सोसाइटी का एक्सरे है जहाँ पे ग्लैमर के पीछे आपका स्ट्रॉन्ग हिपोक्रेसी छिपा हुआ है। फिर आता है आपका डायडेक्टिक पोएट्री। न्यू क्लासिकल पोएट्स लिटरेचर के मॉरल ट्रेनिंग सबको समझते थे। तो ये पोएट्री आपको सिखाती है कि लाइफ कैसे जीनी है, क्रिटिक्स कैसे बिहेव करते हैं, प्राइड और इग्नोरेंस से कैसे बचे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अर्ली इंग्लिश नोवेल आपके डैनियल डिफो और रिचर्डसन के साथ में आ जाती है यहाँ पे। तो ये वो सेंचुरी है जहां नोवेल का एक्चुअल बर्थ होता है। ड्रामा डिक्लाइन हुआ, एसेज अपनी लिमिट पर आ गए, मिडिल क्लास को अपनी रियल लाइफ की कहानियां चाहिए थी तो नोवेल्स लिखी जाने लगी। अब डैनियल डिफो ने नोवेल लिखी एडवेंचर के ऊपर, और वो कौन सी लिखी थी इन्होंने, डैनियल डिफो ने आपकी रॉबिन्सन क्रूसो लिख दी थी यहाँ पे, ठीक है। ये इनका वर्क आया जो किसके ऊपर बेस्ड ऑन था, सर्वाइवल और सेल्फ रिलायंस के ऊपर था। फिर आपकी रिचर्डसन का कौन सा वर्क आया था, इमोशनल लेटर्स थे, और वो किसके ऊपर बेस्ड ऑन थे, आपकी वर्च्यू और रिडेम्पशन के ऊपर थे। पैमेला इसका एग्जांपल आ गया आपका यहाँ पे, टेम्पटेशन के ऊपर बेस्ड ऑन है। और साथ में हेनरी फील्डिंग की इंपॉर्टेंट नोवेल यहाँ पे आई थी विच वॉज टॉम जोन्स, इसका एग्जाम्पल दोगे आप यहाँ पे, ठीक है। तो ये कैसी थी, ह्यूमरस थी, रोबस्ट स्टोरी टेलिंग स्टाइल में लिखा था उन्होंने, और ये सोसाइटी को एक तरह से देख लो आप, एक बिग कैनवास में पोर्ट्रेट करके दिखा रहे थे। मेन राइटर्स कौन है आपके इस एज के, पहले आ जाते हैं जॉन ड्राइडन।
जॉन ड्राइडन को बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश प्रोज। तो ड्राइडन ने इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत ही स्ट्रक्चर्ड, एलिगेंट और लॉजिकली ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में शेप किया। प्रोज को इन्होंने अननेसेसरी डेकोरेशन से क्लियर कर दिया। उन्होंने बोला डायरेक्ट बोलो, क्लियर बोलो और पर्पसफुली लिखो, फालतू की बकवास मत करो। तो देयर पॉलिटिकल सटायर जैसे एब्सलम एंड एकिटोफल हो गया और लिटरेरी क्रिटिसिज्म ने पूरी एज का टोन डिसाइड किया, इसीलिए इनको फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश प्रोज बोला जाता है। फिर आते हैं आपके अलेक्जेंडर पोप, जिन्होंने आपके हीरोइक कुप्लेट्स को परफेक्शन दिया। तो पोप की पेन एक सर्जिकल टूल की तरह काम की, प्रिसाइज, कटिंग, परफेक्टली बैलेंस्ड। नाउ ही इज द पोएट ऑफ सिमेट्री प्लस विट प्लस लॉजिक। ठीक है, तो इनके एग्जाम्पल में कौन से वर्क्स आएंगे? रेप ऑफ द लॉक हो गया, एसे ऑन मैन हो गया, डंसियार्ड हो गया। ये सब में ब्यूटी ऑफ लैंग्वेज और शार्पनेस आपका थॉट देखने के लिए मिलेगा। फिर आते हैं जॉनथन स्विफ्ट, सबसे ग्रेटेस्ट सटायरिस्ट। स्विफ्ट का सटायर पोलाइट नहीं होता था, वो सोसाइटी की अगलीनेस को डायरेक्टली सामने रख देते थे। क्रुएलिटी, ग्रीड, स्टुपिडिटी, सबका एक्सपोजर उनको आपको देखने के लिए मिलेगा उनके वर्क्स में। जैसे गुलिवर्स ट्रेवल में इन्होंने सिर्फ एडवेंचर नहीं लिखा, बल्कि वो पॉलिटिक्स, ह्यूमन नेचर और नेशनलिज्म का एक बहुत ही डीप साइकोलॉजिकल एनालिसिस था। मॉडेस्ट प्रपोजल का बात करूं तो ये पूरे इंग्लैंड का मॉरल शॉक थेरेपी जैसा बना था। जोसेफ एडिसन और रिचर्ड स्टील बात करो तो इन्होंने आपके पीरियोडिकल एसेज वगैरह लिखे थे। इन दोनों में मॉडर्न जर्नलिज्म को जन्म दिया। उनके एसेज ने मिडिल क्लास को ये सिखाया कि कैसे सोचना है, कैसे बिहेव करना है और कैसे सोसाइटी को इम्प्रूव करना है। एग्जैक्टली जैसे आप कहीं से कुछ अपने कोई आप किसी पेज, इंस्टाग्राम के पेज या यूट्यूब के चैनल को फॉलो करते हो ना फॉर योर डेली मोटिवेशंस, उस तरीके से ये आपके पीरियोडिकल एसेज वगैरह काम कर रहे थे। सैमुअल जॉनसन का बात करें तो सैमुअल जॉनसन ने इंग्लिश को डिक्शनरी दी। अगर लेक्सिकोग्राफी आपको फ्रेज कहीं दिखाई देता है एग्जाम में, तो ये आपके लेक्सिकोग्राफर थे और आपको सैमुअल जॉनसन का नाम देना है, बिकॉज ही गेव बर्थ टू डिक्शनरी, फर्स्ट एवर डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, वो आपके सैमुअल जॉनसन ने दी थी। यहाँ पे शेक्सपियर को इन्होंने रिवाइव किया और क्रिटिकल थिंकिंग के फाउंडेशन को रखा। उनका एनालिसिस, डेप्थ, पूरा का पूरा आपको ऑनेस्टी के साथ में परफेक्ट मिक्सचर में देखने के लिए मिलेगा। डैनियल डेफो, सैमुअल रिचर्डसन, हेनरी फील्डिंग, ये अर्ली नोवेलिस्ट थे जिन्होंने आपका ये जो नोवेल जॉनर है इसको डिफाइन किया। तो ये तीन राइटर्स ने नोवेल को शेप दिया। डेफो ने रियलिज्म, ये किसके लिए जाने जाते थे? ये अपनी रियलिज्म के लिए जाने जाते थे। सैमुअल रिचर्डसन किसके लिए जाते थे? इमोशंस और वर्च्यू के चैंपियन थे। और हेनरी फील्डिंग किसके लिए जाने जाते थे? ह्यूमर, सटायर और लार्ज स्केल सोसाइटी को पोर्ट्रेट करने के लिए ये जाने जाते थे। ठीक है, तो ये आप इनका ध्यान रखोगे। अब मेजर वर्क्स देखो यहाँ पे इस वर्क में। सबसे पहले आता है ड्राइडन का एब्सलम एंड एकिटोफल। तो एब्सलम एंड एकिटोफल में ड्राइडन पॉलिटिकल टेंशंस को बाइब्लिकल एलिगरी में कन्वर्ट करके यहाँ पे उन्होंने अपनी बात बताई है। रियल लाइफ ड्रामा को मिथिक स्केल मिल जाता है यहाँ पे। मैक फ्लेक्नो का बात करो तो मैक फ्लेक्नो एक जीनियस मॉक हीरोइक पीस है, जिसमें वो बुरे पोएट्स के बारे में, बैड पोएट्स, गुड पोएट्स को एक बहुत ही ह्यूमरस वे में डिथ्रोन करते हैं यहाँ पे। तो वो मैक फ्लेक्नो हो गया आपका। पोप का रेप ऑफ लॉक और एशियन क्रिटिसिज्म का देखो और डंसियार्ड का देखो, तो रेप ऑफ द लॉक एक फैशनेबल सोसाइटी की शैलोनेस का एपिक ग्रैंडियर में क्रिटिसाइज करता है। एशियन क्रिटिसिज्म का बात करें तो ये पोएटिक रूल्स, गुड टेस्ट और बैलेंस जजमेंट की गाइड बुक की तरह है ये। और डंसियार्ड ये कल्चरल डिक्लाइन और लो क्वालिटी राइटर्स का सैवेज टेक डाउन है। स्विफ्ट का गुलिवर ट्रेवल ये एडवेंचर के थ्रू पॉलिटिक्स, रिलीजन और ह्यूमन वैनिटी, इन सबको यहाँ पे उन्होंने दिखाया है। और मॉडेस्ट प्रपोजल ये एक डार्क कॉमेडी है, एक तरह का हथियार, जिससे स्विफ्ट ने ब्रिटिश क्रुएलिटी को एक्सपोज किया है। एडिसन के जो पेपर्स थे पीरियोडिकल से स्पेक्टेटर हो गया, तो ये क्या काम किया? ये सोसाइटी को डिग्निटी, मैनर्स और रिफाइनमेंट सिखाने का प्रोजेक्ट था। शॉर्ट, विटी और वाइज एसेज जिन्होंने मिडिल क्लास इंग्लिश कल्चर को मैच्योर बनाया। हेनरी फील्डिंग का टॉम जोन्स का बात करो तो ये बहुत ही बड़ा और एक लाइवली कन्वर्स जैसा है वर्क है, जिसमें एक ऑर्फन हीरो होता है, अनाथ हीरो होता है, उसकी जर्नी सोसाइटी की हर लेयर को एक्सपोज करती है और फिर आगे बढ़ती है। तो इसको आप कॉमिक एपिक इन प्रोज का एग्जांपल दे सकते हो। किसका? कॉमिक एपिक इन प्रोज, ये सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स आपके। रिचर्डसन की पैमेला का बात करो तो ये सेंटिमेंटल नोवेल है, आपके अर्ली मास्टरपीस माना गया उसका। एक यंग मेड की वर्च्यू और डिग्निटी की फाइट
लेटर्स के थ्रू रिवील की जाती है यहाँ पे, ठीक है। और अब इन्फ्लुएंस देखो आपका कहाँ से ये इन्फ्लुएंस आया है, तो आपके ये इंस्पायर्ड थे आपके क्लासिकल ग्रीक राइटर्स वगैरह के साथ में। हाँ, ये आपके इंस्पायर्ड थे आपके क्लासिकल ग्रीक राइटर्स के साथ में यहाँ पे। तो कैसे आपके यहाँ पे थे, इन्होंने अरिस्टोटल और रोमन राइटर्स हॉरेस, जुवेनल और वर्जिन की सारी फिलोसॉफी के ऊपर इन्होंने अपना टेक्स्ट बेस्ड किया था यहाँ पे इसके साथ में, ठीक है। तो ये आपके जो वैल्यूज थे उनका टेम्पलेट था, ऑर्डर, रिस्ट्रेंट, क्लैरिटी और बैलेंस। जैसे अरिस्टोटल के रूल्स हो गए यूनिटीज और डेकोरम, हॉरेस के क्या है बैलेंस पोएटिक स्टाइल, जुवेनाइल का क्या था बिटर सटायर, वर्जिल का क्या था आपका एपिक स्ट्रक्चर। तो ये सब डायरेक्ट इको होते हैं पोप, ड्रायडन और स्विफ्ट के वर्क्स में। फिर है रिएक्शन अगेंस्ट रेनेसा, इमोशनल एक्सेस एंड मेटाफिजिकल ऑब्सक्योरिटी। तो रेनेसा में इमेजिनेशन और इमोशंस बहुत ही टॉप पीक पर चल रहे थे, मेटाफिजिकल पोएट्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स थे और बहुत ही इनवर्ड लुकिंग भी बन गए थे यहाँ पे। तो नियो क्लासिकल राइटर्स ने अपोज किया, उन्होंने डायरेक्टली चूज किया कि लेस इमोशन यूज करो, मोर स्ट्रक्चर को यूज करो, लेस ऑब्सक्योरिटी हो और मोर क्लैरिटी हो। जैसे कि मार्लो का फॉस्टर्स क्या था, पैशन ओवर रीच वाला हो गया यहाँ पे। डन के मेटाफर्स कैसे हो गए, बहुत ही डीपली पर्सनल हो गए यहाँ पे, ठीक है। फिर बोल रही है प्रिफर्ड क्लासिकल रिस्ट्रेंट ओवर रोबोटिक इमेजिनेशन। तो न्यू क्लासिस्ट के लिए डिसिप्लिन इमेजिनेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट था। जैसे रोमांटिक पोएट का सब्जेक्ट में क्या होता है, उनकी फीलिंग्स होती है। तो न्यू क्लासिकल पोएट का सब्जेक्ट क्या बना, सोसाइटी, मॉरल और यूनिवर्सल सच्चाइयां। हाउ दिस मूवमेंट इन्फ्लुएंस लेटर पीरियड्स, किसने आपको किया था, इट लेड द फाउंडेशन फॉर इंग्लिश प्रोज क्लैरिटी। अब ड्राइडन और एडिसन ने प्रोज को क्लियर और ऑर्गेनाइज्ड और मॉडर्न टोन दी। आज के आप यूं देख लो यहाँ पे, जैसे आप साफ लिख रहे हो, सीधा लिख रहे हो, थॉटफुल लिख रहे हो, तो वही क्लैरिटी में इन्होंने अपने वर्क्स वगैरह पब्लिश किए। डेवलप द मॉडर्न एसे एंड मॉडर्न सटायर। तो स्पेक्टेटर पेपर्स, स्टैटलर एसेज, पॉलिटिकल सटायर्स, है ना, ये सारे इन्होंने इस तरह के वर्क्स को मेंशन किया है यहाँ पे। स्विफ्ट का सटायर मॉडर्न पॉलिटिकल कमेंट्री का फादर फिगर है यहाँ पे। फिर आता है द नोवेल इमर्ज फ्रॉम द पीरियड्स फोकस ऑन रियलिज्म। तो ये मिडिल क्लास लाइफ, लेटर्स, रियलिस्टिक प्रॉब्लम्स, यही नोवेल की सीधी या आपका जो आप कह सकते हो बेस फाउंडेशन बन गया, है ना। तो डैनियल डिफो ने किस पे बात किया, सर्वाइवल के ऊपर, रिचर्डसन ने वर्च्यू के ऊपर, हेनरी फील्डिंग ने आपके सोसाइटी एज अ होल के ऊपर बात की थी। लेटर रोमांटिक्स रिजेक्टेड इट्स रूल्स बट लर्न फ्रॉम एंड डिसिप्लिन फ्रॉम इट। तो रोमांटिक्स ने इमोशंस को वापस ऊपर लाके रख दिया, पर उन्होंने क्लासिकल डिसिप्लिन और स्ट्रक्चर न्यू क्लासिज्म से ही इनहेरिट किया था। जैसे वर्ड्सवर्थ के प्रीफेसेस भी क्लियर और रैशनल आर्ग्यूमेंट स्टाइल में आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो ये न्यू क्लासिकल ट्रेनिंग का आउटकम था। कंपैरिजन करो यहाँ पे रेनेसा वर्सेस न्यू क्लासिसिज्म को लेके, तो रेनेसा का क्या मेन थीम था, इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, है ना, बोल्ड हीरोज थे, हाई इमोशंस थे। न्यू क्लासिज्म में क्या बात की, इन्होंने बात की थी रीजन, रिस्ट्रेंट, डेकोरम और रूल्स के ऊपर, है ना। तो ये आपको देखना है। जैसे रेनेसा में क्या बात हुई थी, फॉस्टर्स अपनी इमेजिनेशन ड्रिवन की ट्रेजेडी की तरफ चला जाता है। न्यू क्लासिज्म में किसका एग्जांपल दोगे, रेप ऑफ लॉक की रीजन का, जहाँ पे रीजन और फॉर्म का शोकेस हो रहा है। फिर बात कर रहा है ये न्यू क्लासिसिज्म और आपके रोमांटिसिज्म का। तो न्यू क्लासिसिज्म में सोसाइटी, जनरल ट्रूथ्स, पब्लिक थीम्स और डिसिप्लिन, ये मेन थीम्स होती है। रोमांटिक्स किसके ऊपर फोकस करते हैं, इंडिविजुअल के ऊपर, इमोशन के ऊपर, नेचर के ऊपर और ओरिजिनलिटी के ऊपर। जैसे पोप का क्या आपका बात किसकी बात करी थी, सोसाइटी का सटायर, वर्ड्सवर्थ का पर्सनल फीलिंग्स और नेचर की हीलिंग, कीट्स का इमेजिनेशन और ब्यूटी, है कि नहीं है। तो न्यू क्लासिकल पोएट्स दुनिया को सुधार रहे थे, रोमांटिक पोएट्स अपने दिल को एक्सप्रेस कर रहे थे। ये मेन आपके क्रिटिकल ओपिनियन से इनको देख लो। और एक और चीज देखो आप यहाँ पे ना, आपके कुछ फेमस कोट्स वगैरह हैं जो आपके यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन आपके पीडीएफ में मैं डाल दूंगी, तो पीडीएफ डाउनलोड करोगे तो उसे फोकस करना। जैसे आपके कुछ कुछ फेमस कोट्स है ना आपके इस आपके पीरियड से ली गई है। कुछ हो गया, एक तो आपका टू एर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन, और पोप की आपकी फूल्स रश वेयर एंजल्स फेयर टू ट्रेड, अभी मैंने जो बताई थी आपको, एंड व्हाट माइटी कॉन्टेस्ट राइज। तो ये सारे वो आप लाइन जो फेमस लाइन्स है उनको एक बार रीड कर लेना, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। फिर आता है आपका इम्पैक्ट ऑन इंग्लिश लिटरेचर। अब क्या इम्पैक्ट रहा था इसका, सबसे मेजर इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट तो ये था कि इन्होंने इंग्लिश ग्रामर और प्रोज को स्टैंडर्डाइज कर दिया।
न्यू क्लासिकल एज ने इंग्लिश को शेप, पॉलिश और स्टैंडर्डाइज किया। इससे पहले इंग्लिश हर एरिया में अलग अलग थी, स्पेलिंग अलग, ग्रामर अलग, पंक्चुएशन सब इरेगुलर थे। फिर आए ड्राइडन। ड्राइडन ने प्रोज को क्लियर स्ट्रक्चर दिया। एडिसन और स्टील ने सिंपल और एलिगेंट और रोजमर्रा की जो कन्वर्सेशनल इंग्लिश होती है उसका मॉडल बनाया यहाँ पे। और सैमुअल जॉनसन ने डिक्शनरी बनाकर इंग्लिश को एक फिक्स्ड आइडेंटिटी दी थी। ठीक है। फिर आता है गेव राइज टू जर्नलिज्म, पीरियोडिकल्स एंड एसेज। ये हमारे जो आपके कॉफी हाउसेज वगैरह होते थे, ये सब आपके देन है यहाँ पे, आपके इसी पीरियड की, न्यू क्लासिसिज्म की यहाँ पे, है ना। स्पेक्टेटर, टेटलर, इनकी देन है। न्यूज़पेपर्स, सोशल कमेंट्री, ये सारे आपके इन्हीं का कॉन्ट्रीब्यूशन है इस एज का। द शेप्ड पॉलिटिकल सटायर एज अ पावरफुल टूल। इस एज में सटायर सिर्फ फनी नहीं था, पॉलिटिकल पावर को क्वेश्चन करने का स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन था। जैसे स्विफ्ट का गुलिवर ट्रेवल्स हो गया है, जहां पे वो किसके बारे में बात कर रहे हैं, विक्स और टोरीज के बारे में बात कर रहे हैं। दिखने में तो नोवल चाइल्डिश स्टोरी जैसा लगता है, बट ये आपका एलिगोरिकल रिप्रेजेंटेशन है अबाउट विक्स एंड टोरीज को लेकर। ठीक है। स्विफ्ट का मॉडेस्ट प्रपोजल हो गया, जो ब्रिटिश पॉलिसी की बारबरिक पॉलिसीज को एक्सपोज कर रहा है। ड्रैडन का एब्सैलम एंड एकेटोफल हो गया, जो पॉलिटिकल बाइबलिकल एलिगरी है यहाँ पे, है ना। पोप का डेंसियाड हो गया, जो कल्चर एंड पॉलिटिकल स्टुपिडिटीज पर फुल अटैक है यहाँ पे। ठीक है। इट सॉलिडिफाइड लंदन एज द सेंटर ऑफ इंग्लिश लिटरेरी कल्चर। तो लंदन इस पीरियड का हार्ट ऑफ लिटरेचर बन गया। कॉफी हाउसेज, थिएटर्स, प्रिंट शॉप्स, क्लब, सैलून्स, ये सब मतलब लिटरेरी ट्रैफिक यहाँ पे लंदन में फ्लो करता है आपका यहाँ पे। ठीक है। ये सारे मेजर थिंग्स आपको सब लंदन में देखने के लिए मिलेंगे आपको यहाँ पे। ठीक है। तो ये आपको देखना है यहाँ पे ध्यान से। अब की पॉइंट्स देखो, ये पीरियड क्या है आपका न्यू क्लासिसिज्म, 1660 से 1798 तक है। मेन राइटर्स ड्राइडन, पोप, स्विफ्ट, एडिसन, स्टील, जॉनसन है। की वर्क्स रेप ऑफ द लॉक, गुलिवर ट्रेवल्स है, और भी हैं जो मैंने मेंशन कर दिए थे। हीरोइक कुप्लेट्स आपका इसकी देन है, सटायर आपका इसकी देन है, मॉक एपिक इसका देन है, पीरियोडिकल एसेज। और ये सब रिवाइज करने हैं आपको, क्योंकि एमसीक्यूज में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। मॉक एपिक, पीरियोडिकल एसेज, क्लासिकल इंस्पिरेशन, ये सब पूछे जाते हैं। ठीक है। इनको आप एक बार रीड कर लोगे, आपके पीडीएफ में सारी चीजें अवेलेबल है। ऑलराइट। तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखो। द न्यू क्लासिकल एज बिगिंस विद, किसके साथ में स्टार्ट होती है आपकी न्यू क्लासिकल एज? सो इट बिगिंस विद द रिस्टोरेशन ऑफ चार्ल्स सेकंड के साथ में। और ये कब हुआ था? 1660 में इनका रिस्टोरेशन हुआ था, थिएटर्स खुले थे और आर्ट्स को वापस रिवाइव किया गया। फिर है द फेवरेट पोएटिक फॉर्म ऑफ न्यू क्लासिस्ट वाज, कौन सा था फेवरेट फॉर्म? हीरोइक कुप्लेट। ब्लैंक वर्ड्स नहीं था, हीरोइक कुप्लेट था। पोप और ड्राइडन ने हीरोइक कुप्लेट को परफेक्शन दिया। द एज ऑफ रीजन रिफर्स टू, कौन सा एज है? न्यो क्लासिकल एज को रेफर कर रहा है यहाँ पे आपका, जहां पे इमोशन से ज्यादा रीजन को वैल्यू मिली थी यहाँ पे। ठीक है। आपके जो साइंस में न्यूटन और लॉजिक में जॉन लॉक, इनके रैशनलिज्म डोमिनेट कर रहे थे, तो इसीलिए ये सेम आपका जो ट्रेंड था ये लिटरेचर में भी देखने को मिला आपको। विच राइटर इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद द मॉक एपिक? किसको मॉक एपिक के साथ में एसोसिएट किया जाता है? अलेक्जेंडर पोप को इनके साथ में एसोसिएट किया जाता है। बेस्ट एग्जांपल कौन सा इनका? रेप ऑफ द लॉक, इसका बेस्ट एग्जांपल है यहाँ पे आपका मॉक एपिक का यहाँ पे। ठीक है। ये नाम दे देंगे आप। फिर आओगे द स्पेक्टेटर ऐसे वर रिटन बाय, किसने लिखे थे ये लिखे थे आपके एडिसन और स्टील के एसेज थे यहाँ पे। इनका एग्जाम्पल दोगे यहाँ पे। इन दोनों ने पीरियोडिकल एसेज का ट्रेंड स्टार्ट किया था। डेली मैनर्स, मॉरल और सोसाइटी के ऊपर, जो डेली आपकी एवरीडे लाइफ थी उनके ऊपर ये पब्लिश कर रहे थे। द डोमिनेंट लिटरेरी टेक्निक ऑफ द एज इज, कौन सा टेक्निक था यहाँ पे? सटायर। ये आपका डोमिनेटिंग टेक्निक था यहाँ पे। तो पूरे एज का टोन ही सटायर ड्रिवन है यहाँ पे। पॉलिटिक्स, सोसाइटी, रिलीजन, हिपोक्रेसी सब एक्सपोज हो रहे हैं। द फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज कौन है? जॉन ड्राइडन इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज। इन्होंने प्रोज को रिफाइन किया, ऑर्गेनाइज किया और एक एक मॉडर्न फॉर्म दिया। विच वर्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ जुबिलियन सटायर? कौन सा है? मॉडेस्ट प्रपोजल आपका जुबिलियन सटायर के ऊपर है, जो बहुत ही हार्श, विटी और कटिंग होता है यहाँ पे। ठीक है। तो ये आपका परफेक्ट एग्जाम्पल है आपका जुबिलियन सटायर का यहाँ पे। ठीक है। द अर्ली इंग्लिश नोवेल राइजेज इन द, कहाँ पे अराइज करती है आपके अर्ली इंग्लिश नोवेल? न्यू क्लासिकल पीरियड में राइज करती है। तो डैनियल डिफो, रिचर्डसन, फील्डिंग, ये 18th सेंचुरी में ही नोवेल रियलिज्म, लेटर्स, मिडिल क्लास लाइफ के साथ में इमर्ज होना स्टार्ट हो गई थी। न्यू क्लासिस्ट बिलीव्स इन, कहाँ बिलीव करते हैं? यूनिवर्सल ह्यूमन नेचर पे बिलीव करते हैं। उनका बिलीव था कि ह्यूमन नेचर सेंचुरीज में सेम रहता है। ग्रीड, प्राइड, फॉली, ये सब यूनिवर्सल ट्रेट्स है, इसीलिए सटायर आपका टाइमलेस होता है यहाँ पे। ठीक है।
तो ये था आपका न्यू क्लासिसिज्म। आई होप सब क्लियर हो गए, यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है मैंने। आप टेलीग्राम को फॉलो कर सकते हैं यहाँ पे फॉर लेटेस्ट अपडेट। और कोई डाउट या क्वेरी है कुछ इस टेक्स्ट से रिलेटेड तो आप मुझे यहाँ पे टेक्स्ट कर दीजिए इस व्हाट्सएप नंबर पर यहाँ पे, ठीक है। बाकी आपके ग्रामर रिलेटेड सीरीज, आपका टेस्ट सीरीज, आपका लिटरेचर रिलेटेड टेस्ट सीरीज सब अपलोडेड है आपके ऐप में। तो ऐप डाउनलोड नहीं किया तो विद्वान ऐप को डाउनलोड करना। अदरवाइज यू कैन ऑल्सो विजिट विद्वान.in पे भी आप जाके यहाँ पे इसको चेक कर सकते हो। विद्वान.in पे जाके आप इसको अपनी चीज़ों को चेक कर सकते हो। ऑनगोइंग कोर्सेज भी चल रहे हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर माय मोर वीडियोस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।